Assalamu alaikum students, welcome back to KNS with Sir Khamis Bilal, your facilitator for MA1. अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल स्टार्ट किया था, उसकी सारी बेसिक्स हमने पढ़ ली थी। आज हम एक और सवाल करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट टाइम सारी बेसिक्स पढ़ी थी। इन्फ्लेशन में क्या रिलेशनशिप होता है फीफो और लीफो का, डिफ्लेशन में क्या रिलेशनशिप होता है फीफो और लीफो का। फिर हमने एक सवाल करा था जिसमें हमने फीफो से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली थी और एंडिंग इन्वेंट्री निकाली थी, और लीफो से भी कॉस्ट ऑफ गुड्स और एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करी थी। तो आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल क्लास 2 में। दिस इज अ क्लास 2 ऑफ द चैप्टर 4। हम क्लास 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास 2 का एक सवाल करते हैं और उस सवाल को हम सारे मेथड से करते हैं। मतलब हम लोग फीफो से भी करेंगे, लीफो से भी करेंगे, एफ को परपेचुअल से भी करेंगे। और आज की क्लास चैप्टर 4 की आखिरी क्लास होगी कॉन्सेप्चुअल वाइज। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है हमारे पास, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फीफो और लीफो सीख चुके हैं। तो सबसे पहले आपने एडिंग डालनी है फीफो, आपने कॉलम्स बनाने, एक अदर डेट का कॉलम, एक बड़ा कॉलम, फिर एक बड़ा कॉलम। ठीक है बेटा, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो मेक श्योर कि ये आप भले खुद समझ लो, खुद कर लो या देख लो, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। थोड़ा सा तेज चलूंगा, ये मत समझना कि आज मैं PIA की फ्लाइट में बैठ के आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये चीज मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, जिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो पहला कॉलम डेट का, फिर सेल्स का, फिर बैलेंस का। आपको पता, हम एक बार लिख देते हैं साल, फिर हम लिखते हैं जून फर्स्ट। ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग यूनिट्स हमेशा कहाँ आता है, चाहे फीफो हो, चाहे लीफो हो, चाहे एफको हो, बेटा हमेशा बैलेंस में आता है। तो 500 यूनिट्स ईच फॉर 2, तो 1000 बनता है। यस और नो? यस। नेक्स्ट है 5th ऑफ जून परचेजेस। परचेजेस भी चाहे फीफो हो, चाहे लीफो हो, चाहे एफको हो, हमने क्या डिसाइड किया था, बैलेंस में जाएगा। तो ये पॉइंट्स अपने पास भले लिखते रहा करो। तो 300 यूनिट्स हैं, एक यूनिट है आपके पास 5 का, तो 1500 आ गया। नेक्स्ट आपके पास डेट आती है सोल्ड। सोल्ड से पहले दुकान को लगाना है ताला, लक्ष्मण रेखा बनाएंगे आप, ये पार नहीं होनी चाहिए। डेट आपके पास आई 10th ऑफ जून, 600 यूनिट सोल्ड करें, तो ये आपके शॉप नंबर 1 है, ये शॉप 2 है, क्योंकि फीफो है, फीफो में नंबरिंग स्टार्ट से होती है। तो पहले शॉप से पूरे के पूरे 500 यूनिट छोटू लेकर आ जाएगा, जो कि 1000 के। शॉप 1 बिल्कुल एम्प्टी हो गई है, खाली हो चुकी है। शॉप 2 में 300 यूनिट्स पड़े हुए, एक 100 यूनिट उठा के लेकर आऊंगा 5 वाले, ताकि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। 15 कितना बनेगा, 500। ठीक है बेटा, कितना बनेगा बेटा, 500। आप बैलेंस लिखना है रिमेनिंग। क्या शॉप नंबर 1 में कुछ यूनिट्स बचे? नहीं। क्या शॉप नंबर 2 में कुछ यूनिट्स बचे? जी सर। कितने बचे? सर 200 यूनिट्स बचे, क्योंकि 100 मैंने बेच दिए। 200 यूनिट्स 5 वाले 1000। अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बेटा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 10 जून को जो तुमने सोल्ड करे हैं यूनिट्स, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिर्फ 10 जून वाले की। तो 10 जून वाले की अगर मुझसे उसने पूछी है, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बस ये बता दूंगा, 1000 प्लस 500 1500, 1000 प्लस 500 1500, क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझसे 10 जून वाले की पूछी है, ना कि जून 30 वाली पूछी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास आता है परचेजेस। आपने कब करी है परचेजेस? बेटा 20 को करी है। 200 यूनिट्स परचेजेस हमेशा बैलेंस में आता है, 10 का 1, तो आपके पास बनते हैं 2000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास सोल्ड यूनिट्स। सोल्ड यूनिट से पहले आपको दुकान को लगाना है ताला, लक्ष्मण रेखा खींचनी है, फिर आपके पास सोल्ड यूनिट्स है 30 जून को। आपकी ये है शॉप नंबर 1, ये है शॉप नंबर 2। यूनिट्स देखते हैं, अमाउंट मत देखना।
50 यूनिट पहले ही शॉप से पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। 50 यूनिट्स 5 वाले तो 250 बचता है। क्या शॉप नंबर 1 में कुछ यूनिट्स बचे, हाँ या ना? आवाम मुंह से बोलेंगे जी बचे। सर 200 थे, 50 निकाल लिए, 150 बच गए 5 वाले, तो 750। इस वाली शॉप को क्या हाथ लगाया था सर? ताला तक नहीं खोला था, इस शॉप में गए नहीं थे, तो 200 यूनिट्स ऐसे ही पड़े हुए। 2000, यस और नो, एडअप कर लो, ठीक है। ये 1500, ये 1750, ठीक है। ये वाला कॉलम हमेशा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सर आपने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी भी, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री तीनों मेथड से निकालेंगे। सर इनमें क्या आएगा? एंडिंग स्टॉक 2750। सर ऊपर तक नहीं गए आप, इसमें तो ऊपर तक गए थे बेटा, ताला लगा था, सर फट जाएगा, लक्ष्मण रेखा है, रावण बन जाओगे, ठीक है। 12 मुंह वाले, कितने मुंह वाले थे? 10, सॉरी 12 नहीं, 10 मुंह वाले, रावण बन जाओगे, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो आपने सर कर दिया फीफो से। अब सर आप करके दिखाओ, हमें लीफो से रिकैप चाहिए। रिकैप मांगता है हमको, रिकैप में करते हैं बेटा। रिकैप में आया ये डेट, अबे यार व्हाइट बोर्ड ही छोटा पड़ गया, क्या करें अब। चलो ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई, ठीक है, ठीक है। ये लाइन है भाई अवाम, ये लाइन है। तो ये आपके पास आता है डेट का कॉलम, ये आपके पास आता है सेल्स का कॉलम, ये आपके पास, अच्छा इशू भी लिखते हैं कुछ लोग, सेल्स की जगह आप इशू भी लिख दो, तो नो इशू, इफ यू राइट इशू तो आई हैव नो इशू, ठीक है। तो आपके पास आ गया यहां पर लीफो, सही है भाई। साल लिखा आपने, साल एक बार लिखा, साल आपने लिखा 2024, एक बार महीना लिखा जून पहली। ओपनिंग यूनिट्स हमेशा चाहे फीफो लीफो एफको हो, बैलेंस में फेंकते हो, 1000 आता है। नेक्स्ट आपकी परचेजेज हैं, चाहे फीफो लीफो एफको हो, बैलेंस में फेंकते हो, 300 यूनिट 5 वाले 1500, यस और नो। नेक्स्ट है सर सेल, सेल से पहले लाइन लगा दो, लक्ष्मण रेखा फोड़ दो, ठीक है। ये पूरी लक्ष्मण रेखा आपका 10 जून को कितना बेचना है? 600 यूनिट। सर पहले, अब ये आपकी शॉप 1 है, ये शॉप 2 है, यहां से पूरे के पूरे 300 यूनिट्स लेते हो, कौन से वाले? 5 वाले 1500 आ गया, यस और नो। अभी भी 300 यूनिट्स देने हैं कस्टमर को। शॉप 2 से 1 में जाओगे, 1 में जाओगे कितने लोगे? 300 यूनिट, 600 का कंप्लीट हो जाएगा पैकेज जी। अब कितने बचे? अच्छा लिखोगे ऊपर से ही, लिखोगे 1 से ही, नीचे से मत लिखने लग जाना। शॉप 1 में कितने यूनिट बचे थे सर? 200, सर 200 बचे थे। कितने वाले? 2 वाले, यस और नो, 400। शॉप 2 में कुछ बचा था? नहीं सर शॉप 2 में कुछ नहीं बचा था, सब ले गए थे। नेक्स्ट 20 तारीख को 200 और यूनिट्स बाय करे, यस और नो। 200 यूनिट्स बाय करे, कितने वाले? 10 वाले सर, 2000 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लक्ष्मण रेखा है सर, फोड़े लक्ष्मण रेखा, डालें, शॉप को ताला लगाएं। कौन सी डेट आती? 30, 50, ये शॉप 1, ये शॉप 1, ये शॉप 2, यस और नो। शॉप 1 से 50 यूनिट उठाओगे जी सर, 10 वाले, तो कितना बना? 500 बना। अब लिखोगे अपर से ही, शॉप 2 में कितने यूनिट बचे सर? कुछ भी नहीं लिया था यहाँ से, 200 यूनिट्स, 2 वाले 400, यहाँ कितने लिए सर? 50 लिए थे, 150 यूनिट्स बच गए तो 1500, यस और नो। ऐड कर लो, ये बनता है आपका 2600, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2600, और ये आपका एंडिंग स्टॉक बनता है 1900। सर आपने बहुत तेजी से सिखाया, हाँ बेटा तेजी से सिखाया है, क्योंकि क्लास 1 में बहुत ही पोलाइटली सिखाया गया था ना आपको, बिल्कुल हलवा सा स्लो। अब थोड़ा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, यू नीड टू सॉल्व दिस इन विद इन 2 और 2.5 मिनट्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने कैलकुलेट करा फीफो और लीफो से, चलो शाबाश कॉपी कर लो। अब हम सीखेंगे एफको से। अब बेटा हम सीखेंगे एफको से। जब एफको से सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो नई चीज है तो बहुत स्लो सिखाऊंगा, मक्खन की तरीके से, ठीक है बेटा। चले कॉपी करें, शाबाश।
ओके नाउ आई बिलीव यू हैव कॉपीड। पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो, भले पॉज कर लो कॉपी कर लो, ठीक है, पॉज करो और कॉपी कर सकते हो। ओके बेटा, अब हम ये सवाल करेंगे एफ को। सर आपने बताया था एफ को के दो मेथड है, कौन से मेथड से कर रहे हो आप? अब ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। हम लिखेंगे एफ को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं, ये नहीं बताया था सर आपने, वेटेड एवरेज बताया था बस, सही है, वेटेड एवरेज मेथड। तो आपको यहां पर लिखना है परपीचुअल। कौन सा सिस्टम है? परपीचुअल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बेटा? परपीचुअल सिस्टम। सर राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, अच्छी कर दो, कर देते हैं। डेट अब कैसी लग रही है? ओके, सेल्स कॉलम के नाम चेंज नहीं होंगे। बैलेंस, यस और नो? ओके फाइन। सर साल लिखें, लिख दिया। सर मंथ लिखें, लिख दिया। सर डेट लिखें। सर ओपनिंग यूनिट्स, चाहे एफ को हो, चाहे फीफो हो, चाहे लीफो, ओपनिंग यूनिट्स हमेशा बैलेंस में। परचेजेस सर फीफो, लीफो, एफ को बैलेंस में। सर वो बेच दिया माल, क्या करूं? ताला लगाऊं इसमें भी? जी जी ताला लगाएंगे। रूल्स आर सेम। रूल कौन कौन से सेम है? ओपनिंग यूनिट्स का रूल सेम है, परचेजेस का रूल सेम है, सोल्ड यूनिट्स का रूल सेम है, ताला लगाने वाला। अच्छा, अब एफको में गुड न्यूज क्या है? तुम्हें शॉप नंबर 1 और 2 का गेम नहीं करना। एफको में गुड न्यूज क्या है? तुम्हें शॉप नंबर 1 और 2 का गेम नहीं करना। तुम्हें बस जितने यूनिट्स तुमने बेचे हैं वो लिख दो, 600 बस। कोई शॉप की रैंकिंग नहीं है, कोई शॉप की नंबरिंग नहीं है। तुम्हें एक एवरेज रेट निकालना है। बेटा एवरेज रेट निकलेगा कैसे? गौर से सुनना। कॉस्ट को, जितनी भी कॉस्ट है, मतलब $1000 प्लस $1500, तो $2500 बनते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, 500 यूनिट्स प्लस 300 यूनिट्स, ठीक है। तो एक आपके पास एवरेज रेट निकल आएगा, आपके पास एक एवरेज रेट निकल आएगा। सही है बेटा, समझ आ गई बात? एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो तुम्हारे पास 2500 प्लस डिवाइडेड बाय 800, यस और नो, तो 3.125 तुम्हारे पास बनता है। 3.125 पर यूनिट, मतलब अब तुम एक यूनिट बेचोगे तो वो 3.125 का एज्यूम किया जाएगा। एज्यूम किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 600 से, तो 1875। अगर वो ये पूछता 10 जून को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बनती, तो तुम सिर्फ ये बता दोगे 1875, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनना, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। टोटल यूनिट तुम्हारे पास 800 थे, कैसे? 500 प्लस 300, 800 थे, 600 बिक गए, तो रे कितने गए बेटा? रे कितने गए? 800 में से 600 बिक गए, तो रे तुम्हारे पास गए 200 यूनिट्स। सर 200 यूनिट का रेट क्या होगा? वही रेट 3.125, रेट वही रहेगा। ये रेट कहाँ से आ रहा है? अपने आप की रेफरेंसिंग दे दो, W1 से आ रहा है, वर्किंग नोट 1, ठीक है। रेट अब तुमने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब वही रेट सबके लिए अप्लाई होगा, 3.125, तो 625। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 625। बेटा नेक्स्ट क्या है? परचेजेज। 20 को 200 यूनिट्स, 10 वाले 2000। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड है, ताला लगा दो बस, ना शॉप 1 ना 2, कोई कहानी नहीं है। 50 यूनिट्स बेचे, उसका तुम्हें चाहिए रेट। वर्किंग 2 करोगे, वर्किंग 2 करने जा रहे हैं। सर वर्किंग 2 कैसे होगी? जितनी भी कॉस्ट है, एक कॉस्ट ये रही, एक कॉस्ट ये रही, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 2625, ऐसी आएगी ना,
इन दोनों को मैंने मैन्युअली ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 400 टोटल यूनिट्स, कौन से 200 प्लस 200। अब आप थोड़ा सा शार्प हो जाओ ना, थोड़ा सा बच्चों वाले स्टेप्स नहीं करो, टाइम बचाओगे, बच्चों वाले स्टेप्स नहीं करोगे आप अपना टाइम सेव करोगे। 2625 डिवाइडेड बाय 400, इट्स 6.56, इट्स 6.56 क्या आ रहा है 562। वैसे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स लेते हैं, मैं 3 ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आ गया 6.562। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही बेटा? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 6.562, इट्स 328। मैं पॉइंट के बाद इग्नोर कर रहा हूं, 328। बेटा 200 200 400 यूनिट्स थे, 50 बेच दिए, कितने रह गए 350। रेट कहाँ है सर? वही रेट 6.562 रेट आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया है तो बस गेम ओवर। इट्स 2297, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 2297। देखो बेटा टोटल में आप राउंड ऑफ कर सकते हो, टोटल में आप राउंड ऑफ कर सकते हो, बट पर यूनिट में राउंड ऑफ मत कर देना। यहां राउंड ऑफ मत कर देना, 6.56 आ रहा है तो तुमने बोला 7 कर देता, नहीं, पर यूनिट में राउंड ऑफ नहीं करना, टोटल में आप राउंड ऑफ कर सकते हो। देखो आप बेटा ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करेंगे? 328 प्लस 1875, 328 प्लस 1875, 2203, ये आपकी आ गई 2203। इट्स योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इज योर एंडिंग स्टॉक। सिर्फ एक ही अमाउंट है, ऊपर छत ताला, तो बस ये आ गए आपके एंडिंग स्टॉक। तो एफको में हमें क्या सबक मिलता है? एफको में ना आपको शॉप नंबर 1 करना है ना 2 करना है, जस्ट यू नीड टू मेक श्योर आप पर यूनिट निकाल के अपना गेम करते रहो, जितने यूनिट सेल करें सेल कर दो, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको समझ आई है, आई होप ये आपको समझ आई है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। अच्छा, एग्जामिनर कभी कभी तुम्हें बोलेगा सॉल्व इट विद एफको, सॉल्व इट विद एफको, तुम्हें सिस्टम स्पेसिफाई नहीं कर रहा होगा, नोट लिख लो, नोट लिख लो। इफ एग्जामिनर is not specifying the system in FCO method, we always solve it with perpetual system, we always solve it with perpetual system. If examiner is gunga, he is not indicating you, he is chup, so what you need to do? You need to use FCO perpetual system. चले भाई, कॉपी कर लिया। सर अब आप हमें सिखाओ FCO पीरियोडिक सिस्टम। PRIDOC। भाई आप स्पेलिंग्स खुद देख लेना, मैं आपके स्पेलिंग का टीचर, इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, ठीक है। और स्पेलिंग से याद रखने का कोई फायदा भी नहीं होता। वर्ड एक्सेल में राइट क्लिक करो, स्पेलिंग खुद ठीक हो जाती है। शॉर्ट की बता देता हूँ, F7 करो, खुद वो आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक दे देगा, सही है। अच्छा जी, और खुद भी नहीं पता होगा लाल लाल कर देगा नीचे से। तो भाई जब इतनी फैसिलिटी दे रहा है कंप्यूटर, तो व्हाई डू नीड टू चेक द स्पेलिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनना, FCO परपेचुअल सिस्टम में टेबल बनता है, FCO पीरियोडिक सिस्टम में टेबल नहीं बनता। टेबल 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 नहीं बनेगा, टेबल नहीं बनेगा, टेबल नहीं बनेगा। 3 फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला तो कॉमन फॉर्मूला है, लगेगा 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 लगेगा, पहला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका? बेसिकली यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला बना देता हूं, पहले समझा देता हूं, खुद भी बना सकते हो बेटा। ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट बताना, ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट
सर 500 ओपनिंग यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करूंगा जो उसकी पर यूनिट की कॉस्ट है तो कॉस्ट आ जाएगी। एक ब्रैकेट बनाई तुमने, किसकी बनाई? ओपनिंग की बनाई, ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट जितनी भी परचेजेज है उनकी एक ब्रैकेट बनेगी। 5 जून को परचेज है, क्या ब्रैकेट बननी चाहिए? 300 यूनिट्स, एक यूनिट कितने का? 5 का, यस और नो, ठीक है। ओपनिंग के साथ हर बार परचेजेस की ब्रैकेट जितनी भी है बनेंगी। नेक्स्ट कोई परचेजेज है जी सर 200, कितने वाले सर? 10 वाले। सारी परचेजेस और ओपनिंग की बन गई है, ठीक है, क्लियर हो गई, सारी बन गई। इसको डिवाइड कर दो सिर्फ ये यूनिट्स से, किससे? ये यूनिट्स, ये और ये। ऊपर आपने कॉस्ट निकाली थी इसलिए पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, नीचे से यूनिट्स 500 प्लस 300 प्लस 200। मेरी बात समझ आती बेटा? मेरी बात समझ आती? हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूला क्या बना, यहां लिख रहा हूं, फॉर्मूला खुद बना लो, अपने लिए बना लो, अपनी सहूलत के लिए बना लो, रट्टे वाले टीचर की तरीके से रट्टा भी लगवा लो। बहुत सुनो, वो वाले टीचर नहीं बनना, खुद बना लो फॉर्मूला। ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्लस परचेज्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। अब परचेज की जितनी भी बन रही हो बनाते रहना, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज्ड यूनिट जितने भी हो, ठीक है। ये आपका एवरेज कॉस्ट बन गई जो मैंने यहाँ कैलकुलेट करी है। सर कैलकुलेट कर लो, कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली करता हूँ कैलकुलेट, एक स्टेप स्किप करता हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 1000 आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 1500 आ जाएगा, तो 2500 हो जाएगा, और ये 2000 हो जाएगा, 4500। मेरे पास कितना आ गया? 4500। कैसे आया? 1000 1500 2500 और ये 2000 4500। ये कितना हो गया? 800 और 200 1000, ठीक है बेटा। तो 4.5, तो बेटा क्या आई? 4.5। कॉपी करो। तो एक यूनिट की मेरे पास कॉस्ट आती है 4.5, एक यूनिट की मेरे पास कॉस्ट आती है 4.5 पर यूनिट। अगर एग्जामिनर तुमसे मांगता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत सिंपल है, कितने यूनिट्स तुमने टोटल बेचे हैं? सर मैंने एक बार 600 यूनिट्स बेचे, मैंने एक बार 50 यूनिट्स बेचे। जितने भी यूनिट्स बेचे हैं उनको पहले जमा कर दो, मतलब 600 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, ठीक है बेटा। सर क्या बना आंसर? मल्टीप्लाई बाय 650, 2925 ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2925 आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस और नो? बहुत सिंपल है, सवाल में जितने भी सोल्ड यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज से, ठीक है। अच्छा सर एंडिंग स्टॉक, आखिरी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी लिख दें सर, ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहां पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा सर एंडिंग स्टॉक भी बता दो। अब जरा गौर से सुनना बेटा, एंडिंग स्टॉक की वैल्यू, बेटा टोटल कितने यूनिट्स है तुम्हारे पास? टोटल तुम्हारा 1000 यूनिट्स थे। कैसे? 500 प्लस ओपनिंग में थे, फिर 300 खरीदे, फिर 200 खरीदे, मेरे पास सर 1000 थे। 1000 में से तुमने कितने बेच दिए बेटा? 600 बेच दिए, तो रह कितने गए बेटा? 400, और सर उनकी कॉस्ट 4.5। अब एवरेज ही लेके जाएंगे ना भाई, अब एवरेज ही लेके जाएंगे। एंडिंग यूनिट समझ आई कैसे कैलकुलेट किए? एवरेज यूनिट 1800, सही है। देखो बहुत सिंपल है, स्टेप 1 में जितने यूनिट्स थे स्टेप 2 के यूनिट से लेस कर दो तो 400 बच गया। तो सर इसका भी फॉर्मूला बता दो।
रट्टे वाले टीचर की तरीके से सुनो, बात सुनो, मैं मिर्चा हूं, मैं मिर्चियां बेचता हूं, रट्टे लगवाता हूं। तो देखते हैं एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ओके, आई बिलीव आपको सारे मेथड समझ आ गए होंगे। एग्जामिनर गूंगा है तो हम परपेचुअल करेंगे, पीरियोडिक नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अगर जिस मेथड से बोल रहा है फिर उसी से करेंगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक? गौर से समझना, इसमें तुम हर सेल के टाइम एक एवरेज कॉस्ट निकालते हो। परपेचुअल में आफ्टर एट द टाइम ऑफ सेल, at the time of every sale you calculate average cost per unit। देख ले भाई, 2 बार निकाले हैं, 2 बार सेल हुई तो एक बार यहां सेल हुई तो एक बार निकाला, दूसरी बार यहां सेल हुई तो 2 बार निकाले। पीरियोडिक में देख मेरे भाई, पीरियोडिक में देख मेरे भाई, चाहे सेल 10,000 बार हो, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, एक ही रेट निकलेगा। एंड ऑफ द स्टोरी, नो डिबेट। एंड ऑफ द स्टोरी, नो डिबेट। यहां बार बार निकालोगे, वहां एक ही बार निकालोगे। सही है बेटा? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल। सही है बेटा? कॉपी कर लें, फिर हम इसकी कुछ और चीजों को देखते हैं। चले बेटा, अब आपने सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे रख ली हैं, नोट भी अच्छे तरीके से कर ली हैं। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली वाइज आपका वाइंड अप हो चुका होगा और पैक हो चुका होगा। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला और सीखेंगे, उसके पीछे उसकी लॉजिक सीखेंगे, और फिर कुछ जर्नल एंट्री सीखेंगे, फिर उसका टी अकाउंट सीखेंगे, और फिर छुट्टी करेंगे। सही है बच्चों? ऑनलाइन में क्या छुट्टी, बैठे हुए हो मस्त, लेटे हुए हो, कोई भी नहीं कॉपी वॉपी कर रहा, पता है ना हाय हेलो कर रहे हो। है हाय हेलो ही कर दो मैसेज करके, है भाई सर कैसे हैं आप, तबीयत खराब में पढ़ा रहा हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ 46 साल का, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। चलो भाई बेटा, एक फॉर्मूला है फ्री इन्वेंट्री। यहाँ फ्री मतलब मुफ्त नहीं है, मुफ्त का खाना नहीं है, फ्री मतलब मुफ्त नहीं ना। ये वो है, बड़े फ्री हो रहे हो आजकल हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस करके, ये वो वाला फ्री नहीं है। ठीक है बेटा? कहता है फॉर्मूला है स्टॉक इन हैंड प्लस स्टॉक एट ऑर्डर माइनस स्टॉक प्रॉमिस और स्केड्यूल टू यूज। बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। देखो बेटा, रियल लाइफ की एग्जाम्पल देता हूं। बात हो रही थी अपनी लाइफ की पहली स्टूडेंट से, नाम नहीं लूंगा वरना एक्सपोज हो जाते हैं लोग, नाम नहीं लेता, इनडायरेक्टली बोलता हूं। ठीक है? उसको मैसेज किया, हाय हेलो किया, उसका मैसेज आया, हाय हेलो किया, एक आध दिन बात चली, अच्छे से बात चली, शेयर करा के स्टेटस क्या है, आप किस मुकाम पे हो, मैं किस मुकाम पर हूँ। ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बड़ाइयाँ करूँ, तो मैं हमेशा ही बोल देता हूँ मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, वही फेल, मैट्रिक फेल। ठीक है? नहीं बताता। ठीक है? जो भी चीज़ है वो मेरे अपने नहीं है, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं है। कपड़े भी अगर ब्रांडेड पहनता हूँ, अपने को अच्छा लगता है तो पहनते हैं, अपने को अच्छा लगता है तो ठेले वाले भी पहनते हैं। ठीक है? अपना सिंपल है, अपना बिल्कुल ना सिंपल रूल है। अच्छा, तो
मेरी वाइफ का एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मेरी पर्सनल लाइफ दिखती है कि मैं कैसा हूँ पर्सनल लाइफ में, ठीक है। मैं एक फादर हूँ, एक हस्बैंड हूँ, एक सन हूँ, ठीक है। जितने भी रिलेशनशिप है उसमें मैं मतलब वो उनका चैनल है, बट कहीं ना कहीं मैं आ ही जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार तुम फेमस हो, इतने पैसे वाले तो हो गए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का करम है, चल जाता है। उसने कहा कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हुआ। मैं जज करती हूँ ऐसे लोगों को जिनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। तो मैंने बोला हु द हेल आर यू टू जज द पीपल लाइफ स्टाइल। सही है कि तुम किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, वहाँ नाच रहे हो अपने मतलब जो भी हस्बैंड वगैरह के साथ, और माय फर्स्ट लाइफ का ये ज़िंदगी में ना, मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहता हूँ। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो ये आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप दिखाओ नहीं किसी को। वो आप बोलो सर आप भी तो यूट्यूब चैनल पर दिखाते हो, तो भाई वो उसमें किसी की दिलदारी नहीं करते, सही है। अगर हम रोड पर भी बैठ के खाते हैं तो हम महलों में भी बैठ के खाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या वो कंसर्ट में ऐसे नाच रहे हैं बंदरों की तरीके से, क्या जरूरी है कि वो सब रियल हो? नहीं ना। क्या पता उन्होंने उधार लेके डांस गाना किया हो, हमें क्या पता। सही है, सही है ना, समझ आ रही? हमें क्या मालूम हकीकत क्या है। ये मेरे पास छह ये चार मार्कर रखे हुए मेरे पास, तो क्या ये मेरे हैं? नहीं है भाई, ये मेरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं मेरे। सर क्या कहना चाहते हो? फ्री इन्वेंट्री समझाना चाहता हूं। फ्री इन्वेंट्री मतलब मुफ्त इन्वेंट्री नहीं है। फ्री इन्वेंट्री मतलब ये होती है जिस पर तुम्हारा हक हो। अंग्रेजी में लिख दो रेडी टू यूज और अवेलेबल। अब गौर से सुननी है। अब मैं एग्जाम्पल समझाता हूं बिल्कुल पॉइंट पे मार के। किसी बंदे की जेब में 500 रुपए रखे हुए, तो जरूरी है कि उसके पास 500 ही हो? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। गौर से सुनना, गौर से सुनना। 10,000 रुपए जेब में पड़े थे, स्टॉक इन हैंड। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए स्टॉक इन हैंड। एटीएम से मंगवाए हैं स्टूडेंट से 2,000 रुपए, ऑर्डर स्टॉक इन ऑर्डर, स्टॉक ऑन द वे, तो वो भी तो मेरे हुए 12,000। स्टॉक इन है 10,000, ऑर्डर्ड आ रहा है माल, रास्ते में पहुंचने वाला है, प्रीमिसेस के अंदर है, बस कोने पर है, चौरंगी पे 2,000, 12,000 हो गए। बेगम से वादा कर लिया था 5,000 तुम्हें भी दे दूंगा इसमें से। स्टॉक प्रॉमिस स्केड्यूल टू यूज। डिपार्टमेंट वाई को बोल दिया था कि भाई स्टॉक आपको दे देंगे, आपके नाम कर दिया, वादा कर दिया। अगर तुमने किसी के नाम कर दिया, बेगम से वादा कर दिया, जबान दे दी, तो अब तो वो तुम्हारा रहा ही नहीं। तो 10 स्टॉक इन हैंड, 2,000 ऑर्डर 12, 5,000 ऑलरेडी उसमें से प्रॉमिस कर चुका था, 7,000 इज फ्री इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर यूज। यस और नो? कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? सर सवाल कैसे आएगा? सवाल बेटा बहुत सिंपल सा आएगा। ये तीनों चीजें दी होंगी, कैलकुलेट कर लेना। सही है, कैलकुलेट कर लेना। सर कैसे? एग्जाम्पल अभी तो दी बच्चा। 10,000, 2,000 लिखा हुआ होगा सब डाटा में, 5,000, 7,000 आंसर, गेम ओवर। सर हद हो गई, हद। इतना आसान, इतना आसान सा नहीं, इतना आसान सा नहीं आ सकता। थोड़ा सा अगर मैं इसको मैथ्स की टर्म में लेके दूं, वो आपसे बोलेगा, एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्री इन्वेंट्री उसने आपको कैलकुलेट करके दे दी 15,000, स्टॉक इन हैंड वो आपको बोल रहा है 20,000, और वो आपको बोल रहा है स्टॉक एट ऑर्डर पता नहीं है। सही है,
ये है आपका 9000, कैलकुलेट कर लो। तो तुम्हें ये नहीं पता था, तुमने यहाँ x लिख दिया, ठीक है। तो तुम ये उधर वहाँ या क्या करो, तुम्हें मैथ्स पता है ना क्या करना है। 15,000 सही है, ये उधर चला जाएगा, माइनस 20,000, ये प्लस में था ना, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, सही है। तो 4,000 बनता है, 15 माइनस 20 माइनस 5,000 और माइनस 5,000 प्लस 9,000, कैलकुलेटर में उतार लेना, 4,000 बनता है। खुद भी चेक कर लो, अगर मैं 4 लिखूंगा, 20 प्लस 4 24 माइनस 9 15, तो कुछ भी आपको x सपोज कर लेना। और ज़रूरी नहीं है स्टॉक एट ऑर्डर आपसे कैलकुलेट करा दे, स्टॉक प्रॉमिस टू स्केड्यूल यूज या ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करा सकता है। फॉर्मूला कॉपी कर लो, स्टोरी लाइन अपने जहन में बिठा लो। फिर इसके बाद इस चैप्टर की आखिरी चीज़ सीखेंगे, एंट्रीज बनाना, और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। कुछ एंट्री सीखते हैं, उसी एंट्री से टी अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर गेम ओवर करते हैं, ठीक है बेटा। गेम ओवर मीन्स क्लास ओवर। चलो एक एक एंट्री पढ़ते हैं और एक एक एंट्री समझते हैं। बेटा एक एंट्री हो सकती है, लेट्स सपोज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनकर्ड या अकर्ड। पहली ट्रांजैक्शन थी आपके पास जुलाई 1, 2023 को, परचेज्ड $150,000 raw material from सप्लायर से माल खरीदा 1.5 लाख रुपए का। एंट्री क्या बनाओगे? सिंपल सर, परचेजेस डेबिट, और क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट या कैश भी क्रेडिट कर सकते हो। गलत, गुना डेबिट करोगे, रॉ मटेरियल डेबिट, सही है, रॉ मटेरियल डेबिट। क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो मैं हमेशा एज्यूम करता हूँ उधार पर है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। प्रैक्टिकल लाइफ में माल जो कंपनीज होती हैं उधार पे ही खरीदती हैं, ठीक है। 1.5 लाख से तुमने डेबिट करा मटेरियल, क्लियर हो गई, ये एंट्री बना लोगे। दूसरी एंट्री आ सकती है इस तरीके से, जुलाई 5, 2023 issued $1 lakh material to production। इसको ऐसे कर लो, issued $1 lakh material to production department in which 75,000 was डायरेक्ट मटेरियल। अब तुम्हें पता है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। अब एंट्री सुनो गौर से, बहुत गौर से सुनना है। लफ्ज़ क्या आ रहा है? इशू। और क्या आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 75,000।
डायरेक्ट मटेरियल हमेशा इशू के वक्त डेबिट होगा वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस कह लो या वर्क इन प्रोसेस कह लो, हमेशा डेबिट होगा इशू के वक्त। डिपार्टमेंट में डाल ले हो कितने का, 75,000 का। ठीक है बेटा, देखो बेटा मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए, इस जेब में जो है मेरे पास 75,000 रुपए और चुप साइलेंट खड़ा हुआ हूँ, तो डेफिनेटली दूसरी जेब में कितने होंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग का भूसा हिलाओ 25,000 होंगे ना सर। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा 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 वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, इशू है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, डेबिट एक और चीज करोगे, वो करोगे प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। कितने से, 25,000 से, क्योंकि वो कह रहा है 1 लाख का माल इशू करा है जिसमें से 75,000 डायरेक्ट है, तो दूसरी बात हिडन है, 25,000 इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट तुम्हें पता है ओवरहेड का पार्ट होता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा है इनडायरेक्ट। व्हाट इज ओवरहेड्स? Chapter number 3, cost classification and behavior. Overhead is a combination of indirect material, indirect labor and indirect expense. क्योंकि प्रोडक्शन को दिया है तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, और क्रेडिट करोगे रॉ मटेरियल क्रेडिट 1 लाख से। एसेट है, जा रहा है इन दोनों डिपार्टमेंट्स में आ रहा है। ये हमेशा याद रखना बेटा, सिर्फ आपकी याद दिलाने की नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल से जाता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल से जाता है। ठीक है बेटा, 2 एंट्री हो गई। जुलाई 10, 2023 रिटर्न 30,000 material to stores in which 10,000 was indirect material। क्या कहता है, 30,000 का माल प्रोडक्शन वालों ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, किसको, स्टोर्स को। रिटर्न किसको करा है, स्टोर्स को। ठीक है, जिसपे से 10,000 क्या था, इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट था 10,000, तो 20,000 क्या होगा, ऑटोमेटिकली सर डायरेक्ट। इसकी रिवर्सल बनेगी, रिवर्सल क्या बनेगी, रॉ मटेरियल दोबारा स्टोर में आ गया, कितने से, 30,000 से। सर WIP क्रेडिट करेंगे, यस और नो, सर 20,000 से। सर प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट करेंगे, जी सर 10,000 से। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, यस और नो, यस और नो, जी सर हो गई। लास्ट एंट्री सीखेंगे फिर टी अकाउंट बनाएंगे, लास्ट एंट्री सीखेंगे फिर टी अकाउंट बनाएंगे। रिटर्न 5,000 मटेरियल टू सप्लायर। बेटा अब ये माल प्रीमिसेस से ही बाहर जा रहा है, सप्लायर को जा रहा है, खराब था माल या जो भी वजह थी, तो पहले की रिवर्सल बनाओगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी, यस और नो, क्योंकि अब तुम्हें इसके पैसे नहीं देने। अकाउंट्स पेएबल डेबिट कर दोगे 5,000 से, यस और नो, और रॉ मटेरियल क्रेडिट कर दोगे 5,000 से, यस और नो। बेटा बात समझ आती, बेटा बात समझ आती है या नहीं आ रही, जी बेटा बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। चलो कॉपी करो, फिर टी अकाउंट बनाते हैं और इसको ओवर करते हैं। चले बेटा, इन्हीं एंट्रीज को देखते हुए अगर मैं रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनाता हूँ तो किस तरीके से बनाऊंगा, गौर से सुनना। रॉ मटेरियल का मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ। जब तुमने माल खरीदा, तो तुमने क्या करा होगा, जो तुमने माल खरीदा है तुमने किया होगा अकाउंट्स पेएबल यहाँ लिखोगे, ठीक है,
चलो शॉर्ट में लिखते हैं ताकि मेरे पास भी जगह बन जाए। अकाउंट्स पेएबल, कितना माल कितने का खरीदा, 1.5 लाख का डेबिट, क्यों मैं पता होगा ना ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट है। सर जुनेद ने तुम्हें रटवा दिया होगा, सही है। अच्छा फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। अब तुम्हें इस तरीके से लिखना है, WIP कितना गया 75,000, और आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में कितना गया आपका 25,000। तो ये 1 लाख की मूवमेंट दिखती है रॉ मटेरियल की। इसी तरीके से रॉ मटेरियल दोबारा आया तो आपने WIP किया 20,000 किया, और प्रोडक्शन ओवरहेड आपने कितना किया 10,000। तो रॉ मटेरियल की इनवर्ड मूवमेंट दिखती है। ये बाहर चला गया माल ही बाहर चला गया, तो 5,000 से क्रेडिट हुआ, और आपने यहाँ क्या करा, अकाउंट्स पेएबल करा। ठीक है, सही है बेटा। ये क्या था, परचेज फ्रॉम द सप्लायर, इशू वाला ये रहा, तुम्हें समझ आ रही होगी बेटा, ये तुम्हें समझ आ रही होगी। ये क्या है, परचेज फ्रॉम द सप्लायर हमेशा डेबिट साइड पर, इशू हमेशा क्रेडिट साइड पे, रिटर्न टू सप्लायर हमेशा क्रेडिट साइड पर, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट हमेशा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये आपका रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किस साइड किस चीज़ आती है, डेबिट पे आती है क्रेडिट। अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ अकाउंट, बाहरी साइड का टोटल, दोनों साइड, बाहरी साइड मतलब अमाउंट वाइज बाहरी साइड 1.5 लाख, 20,000 और 10,000, कितना हुआ 180। बाहरी साइड का टोटल अमाउंट वाइज दोनों साइड, और हल्की साइड लेस कर दो, 1,05,000, 1,05,000 कैसे, ये 1 लाख है, सही है, और ये 5,000 है, तो ये कितना बनता है 1,05,000। तो रिमेनिंग कितना बच गया 75,000 तुम्हारा यहाँ पर हल्की साइड पर ही। पहले क्या करना होता है, बाहरी साइड का टोटल दोनों साइड, उसमें से ये वाली साइड हल्की साइड लेस कर दो, जो बच गए वो आपका बनता है क्लोजिंग बैलेंस। एग्जामिनर आपसे क्लोजिंग बैलेंस मांग सकता है। बाहरी साइड का टोटल दोनों साइड, हल्की साइड लेस कर दो, जो अमाउंट बचे वो हल्की साइड पे लिखना है। तराजू को बैलेंस करना है, तराजू को बैलेंस करना है। बाहरी साइड का टोटल दोनों साइड, हल्की साइड लेस करा, जो अमाउंट बचा वो हल्की साइड पे लिखा। एग्जामिनर ने पूछा क्लोजिंग बैलेंस कितना बनना चाहिए, तुमने कहा 75,000 मेरा स्टॉक पड़ा होना चाहिए। So this is the end of the story. We have learned chapter number 4 conceptually, in which हमने पढ़ा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सिनेरियो क्या होता है, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों ज़रूरी है, पूरी वो शॉप वाली स्टोरी रिकॉल कर लेना। फिर हमने सीखा दुनिया में 3 मेथड आए ताकि ये मसला हल हो जाए, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, एफको वेटेड एवरेज, परप्यूचुअल पीरियोडिक। एग्जामिनर गूंगा है चुप है तो परप्यूचुअल, एग्जामिनर ने मुंह से फोड़ दिया है तो जो फोड़ा है वही काम करके दिखा दो। फ्री स्टॉक नॉट अ मुफ्त स्टॉक, इट इज स्टॉक विच इज अवेलेबल रेडी फॉर यूज, सही है, सिंपल द फॉर्मूला, यूज इट एंड गो थ्रू इट। कुछ एंट्रीज सीखी, एंट्रीज के बाद हमने टी अकाउंट सीखा और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। सर इस चैप्टर के एंड पे कोई टिप देना चाहोगे जिंदगी के हवाले से? हाँ, जिंदगी के हवाले से एक टिप जरूर देना चाहूंगा। अ गुड लिसनर इज अ सक्सेसफुल मैन, सही है, जो अच्छा सुन सकता है, सही है, वो ज्यादा समझदार इंसान होता है। बोलना बहुत आसान होता है बट उसको सुनना समझना ये बहुत अहम होता है। तो जब आपको कोई बंदा बात बोल रहा हो तो गुड लिसनर बनो, समझो वो क्या कहना चाहता है, चालाकी तो नहीं कर रहा, सही है, अपनी मत सुनाओ, लेट हिम स्पीक, देखो उससे उगलवाओ। दूसरी चीज मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है जो तुम्हें ये हरी लाल पीली नीली छोटी मोटी यूएस वाली यूके वाली सब्जियां नहीं बताएंगी। ये तुम्हें वो बंदा बता सकता है जिसने ठोकरें खाई हैं और एक मुकाम तक पहुंचा है। I can speak a very good English, no doubt about it. I'm a gold medalist of MBA from Iqra University.
I got 3.92 CGPA, right? It is very easy for me to speak English. Yes, my accent is pretty much different. It looks like a Punjabi accent, but it doesn't matter at all, right? बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने बोला कि आप इंग्लिश में शायद नहीं अच्छा पढ़ा पाओ बिकॉज ऑफ योर एक्सेंट. आई सेड दैट्स अ रैबिश थिंग इन माय आई, राइट? तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, टिप ऑफ द डे, what I lack, what I had an issue when I joined the organization, a UK based organization. I was very good conceptually in UK tax. मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा TX और ATX फ्यूचर में. जब आप पहुंचोगे मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करता हूँ. What I was lacking when some was speaking, a client was speaking to me in the meeting, I was not able to catch a single word. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है. My boss said to me, क्या हुआ, वैसे तो तुम इतना अच्छा बोलते हो, वैसे तो तुम कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो और तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तुम ये पढ़ाते हो, तुम्हारे स्टूडेंट पोजीशन लेके आते हैं, व्हाट हैड हैपेंड विद यू गाय. मैंने कहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी. उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि सर मैंने रियलाइज़ किया मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने तो सुनी नहीं लोगों की इंग्लिश. What was the problem? I never listened to the people in the English. So the accent was coming in my ear. It was not clear at all. सर मसला तो बता दिया, ये सबके साथ है मसला, लिटरली ये सबके साथ मसला है, कोई नहीं बताता. सर तो सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज. डोंट वॉच इन डब. देख लो डब में सेकेंड टाइम, बट फर्स्ट टाइम try to watch in English so that your ears are used to listen the different accent. और जब आप फील्ड में जाओ, देखो मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ और मुझे उसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, so what is good of taking the lecture? भले मैं जितना भी शार्प स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट एबल टू लिसन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मीटिंग. सो इफ आई एम नॉट एबल टू गेट इट, सो हाउ कैन आई रिप्लाई? So that's the tip of the day. सबसे पहले अपनी listening skills को improve करो. So this is the end of the class. Signing off. SK.